क्या डिस्कस करना कर लिया है। मैंने लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको बताया था, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि ये एक अमाउंट मेजरमेंट यूनिट है और इस यूनिट का क्या एडवांटेज है अदर अमाउंट मेजरमेंट यूनिट्स के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इन केमिस्ट्री बिकम्स मोर सिस्टमैटिक। उसी प्रोसेस में मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन भी बताया कि अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन कोई और अमाउंट मेजरमेंट यूनिट के टर्म्स में करते हो, जैसे मास के टर्म्स में अगर आप करते हो या वॉल्यूम के टर्म्स में करते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट मोल के टर्म्स में स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन इफेक्टिवली पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। आप नोट करिए नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोल। बेसिकली अब हम मोल को डिफाइन करना चाहते हैं, तो मोल को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ और टर्म को समझना पड़ेगा। जैसे हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। लिखिए एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसको हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं? Why it is called hypothesis? Because this statement is stated without any experimental fact। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट इससे पहले, इस स्टेटमेंट को बोलने से पहले एवोगैड्रो ने किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया था। इसी वजह से हम इस स्टेटमेंट को एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो आप नोट करो, under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases, equal volume of all gases contains equal number of molecules, contains equal number of molecules, and therefore have equal number of moles, and therefore have equal number of moles। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बोलते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर हमने दो इक्वल साइज कंटेनर कंसीडर किए, ठीक है, दो इक्वल साइज कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम हमने V कंसीडर किया है। एक में नाइट्रोजन गैस को हमने फिल किया और एक में हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया। दो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है इन कंटेनर्स के अंदर। जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन को कंसीडर किया है, उसी प्रेशर और टेम्परेचर पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि यहाँ पे N1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के प्रेजेंट है और इस कंटेनर में N2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, तो जब इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं तो ऑब्जर्व होता है N1 इज इक्वल टू N2। समझ में? अगर हम दो कंटेनर्स को कंसीडर करें जो इक्वल साइज के हैं, दोनों में हमने सेम प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है, दोनों में अलग अलग गैसेस को हमने फिल किया हुआ है, जब उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं तो ऑब्जर्व होता है कि दोनों के मॉलिक्यूल्स इक्वल है, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बोलते हैं। आज की डेट में ये एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है, बिकॉज नाउ दिस स्टेटमेंट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम occupied by a gas
capital V is directly proportional to number of mole of gas N. Volume occupied by a gas capital V is directly proportional to number of mole of gas N. ठीक है, at constant pressure and temperature. At constant pressure and temperature. आप इसको बहुत इफेक्टिवली समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास एक बैलून है, ठीक है। बैलून के अंदर आप देखते हो कि जैसे जैसे आप गैसेस का अमाउंट बढ़ाते हो, जैसे जैसे एयर का अमाउंट बढ़ाते हो, तो क्या होता है, बैलून का साइज इंक्रीज कर रहा है। बैलून का साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्लियर है? क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि टेम्परेचर वहां कांस्टेंट है। बैलून के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो अपना वॉल्यूम को एडजस्ट करके प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो प्रेशर को कांस्टेंट रखता है तब तक तो उसका वॉल्यूम बढ़ता रहता है। बट एक स्टेज के बाद जब वो फर्दर स्ट्रेच नहीं हो पाता और फिर हम गैस का अगर अमाउंट को और इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, अंदर में प्रेशर बढ़ता है और वो बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। मींस बैलून तब तक अपना बैलून तब तक मेंटेन रहेगा जब तक कि वो स्ट्रेच हो सकता है। जब वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेचेबल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद अगर हम गैस को एंटर कराते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करता है और फिर वो बर्स्ट कर जाता है। तो आप वहां पे देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम को गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, V is directly proportional to N if P and T are constant. ठीक है, कुछ भी लो, कोई भी गैस, गैस की आइडेंटिटी से इंडिपेंडेंट है ये स्टेटमेंट। तो V is directly proportional to N if P and T are constant. दिस इंप्लाइज, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म आएगा, तो V इज इक्वल टू K इंटू N, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K को आप लिख सकते हो K इज इक्वल टू V बाई N, और K वैल्यू ऑब्जर्व होती है 22.4 लीटर पर मोल। ये तब ऑब्जर्व होती है जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो K वैल्यू क्या होती है, 22.4 लीटर पर मोल के इक्वल ऑब्जर्व होती है। अब देखो, ये प्रेशर और टेम्परेचर जो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसको STP भी बोलते हैं, STP, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP बोलते हैं। ये टर्म अक्सर यूज होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, आप जगह जगह पे देखोगे। कहीं भी अगर STP टर्म लिखा हुआ मिले आपको, आपके दिमाग में इमीडिएटली ये बात आनी चाहिए कि इट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसे देखो, एक और टर्म डिफाइंड होता है इन केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड SATP। SATP इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड
एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसएटीपी। एसएटीपी की कंडीशन क्या है? बोलते हैं कि इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन इट इज कॉल्ड एसएटीपी। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन इट इज कॉल्ड एसटीपी। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हमने इस टर्म को कैलकुलेट किया, ये टर्म को डिफाइन किया 22.4 लीटर पर मोल। इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। डिफिनेशन लिखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, volume of 1 mole of a gas at STP, volume of 1 mole of a gas at STP is called standard molar volume, is called standard molar volume। लेकिन numerically it is equal to 22.4 लीटर। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो कोई भी गैस को आप कंसिडर करो, उस गैस का 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा? 22.4 लीटर। अगर हमने उसका 1.5 मोल लिया है तो वॉल्यूम कितना होगा? 1.4 इंटू 22.4, ठीक है, 33.6 लीटर। ठीक है, अगर हमने उसका 4 लीटर लिया तो वॉल्यूम कितना होगा? 4 इंटू 22.4 लीटर। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा एसटीपी पे कितना होगा? 22.4 लीटर। तो उसी तरीके से आप n मोल गैस का वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो, 22.4 इंटू n लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की डिफिनेशन। अब देखो इसी के बेसिस पे हम एक टर्म को और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं लॉक सिमिट्स नंबर। लॉक सिमिट्स वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। ठीक है, लॉक सिमिट्स नंबर। डिफिनेशन लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, number of molecule of a gas present, number of molecule of a gas present in 1 milliliter of its sample, in 1 milliliter of its sample at STP is called लॉक सिमिट्स नंबर, is called लॉक सिमिट्स नंबर। ठीक है भाई, तो किसी भी गैस का अगर आप 1 मिलीलीटर को कंसिडर करो एसटीपी पे, उसमें जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वही नंबर क्या है? लॉक सिमिट्स नंबर। अब आप इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अभी आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ 1 mole of gas at STP is equal to
22,400 मिलीलीटर। ठीक है। 1 मोल ऑफ अ गैस contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules, है कि नहीं? ये 6.022 into 10 power 23 यही क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आप एक गैस का 1 मोल कंसिडर करते हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? तो अब आप यहां पे लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 22,400 milliliter of gas at STP contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules। ठीक है भाई। Therefore 1 milliliter of gas at STP contains कितना हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23 upon 22,400 molecules per milliliter। यही वैल्यू किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू NL। इसी को लॉक सिमिट्स नंबर बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। 30 उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। 3 कितना? 2.25 इंटू 10 to the power 18। पावर टर्म तो देख लेते। 2.24 इंटू 10 power 4 और 10 power 4 10 power 19 10 power 19 आना चाहिए। 10 power 18 नहीं आएगा, 10 power 19 आएगा। अरे भाई इसको आप लिख सकते हो 2.24 इंटू 10 power 4 डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को 2.24 इंटू 10 power 4 लिख सकते हो और 10 power 4 को ऊपर ले जाओ कितना आ जाएगा 10 to the power 19 और इधर 6 अपॉन 2.24 ये वैल्यू सर्टेन है ग्रेटर देन 1 ही होगी। ठीक है तो 10 power 19 ऑर्डर की वैल्यू आएगी। इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करो। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू आप कहीं भी यूज कर सकते हो। टू 2.641 into 10 to the power 19 NL
इज इक्वल टू, अगर इनका कैलकुलेशन सही है तो ये कंडीशन है 2.641 इंटू 10 to the power 19 molecules per milliliter at STP। बाय डेफिनेशन ये हमेशा STP पे ही डिफाइंड होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप देखो इसके बेसिस पे कैलकुलेशन कितना इजीली कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 150 मिलीलीटर ऑफ अ गैसेस सैंपल एट STP। 150 मिलीलीटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एट STP? तो आप बोलोगे 1 मिलीलीटर में इतने मॉलिक्यूल है तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 150। बेसिकली ये जो NL है इसको नंबर डेंसिटी ऑफ गैस एट STP भी बोलते हैं, ठीक है। आप इस बात को नोट कर लो। लॉक-सिमिट्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, लॉक-सिमिट्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, लॉक-सिमिट्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ अ गैस, नंबर डेंसिटी ऑफ अ गैस एट STP। What is number density? Number of gaseous molecule per unit volume is called number density of gas, ठीक है। Number of gaseous molecule per unit volume is called number density of the gas। Number of gaseous molecule per unit volume is called number density of the gas। ऐसे देखो यहां पे एक और टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर डेफिनेशन लिखिए। Number of atom of carbon, number of atom of carbon present in, number of atom of carbon present in 12 gram of carbon 12, 12 gram of carbon 12, carbon 12 क्या है? आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो कहीं भी अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल का मतलब कितनी एंटिटीज? 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। अब आप नोट करो डेफिनेशन ऑफ मोल। लिखिए डेफिनेशन। मोल इज अ कलेक्शन ऑफ, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस whose total weight in gram
whose total weight in gram is equal to the atomic weight of element, or molecular weight of compound or formula weight of ion respectively. Formula weight of ion respectively. अब देखो, अगर आप मोल की इस डेफिनेशन को कंसीडर करते हो, इसमें 3 डेफिनेशन कंटेन्ड है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो। एक तो यहां पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं एलिमेंट के केस में, एक हम डिफाइन कर रहे हैं इसको कंपाउंड के केस में, और एक हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पे इसको आयन के केस में, ठीक है। मोल को 3 अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड आयंस, ठीक है। तो अगर आप एलिमेंट के केस में मोल को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या होगी डेफिनेशन? बोला मोल इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose total weight in gram is equal to the atomic weight of element. ये एक definition. Mole is a collection of atoms whose total weight in gram is equal to the atomic weight of element. अब इसका क्या मतलब है आप जरा देखो, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इस डेफिनेशन को क्लियर करता हूं। जैसे देखो, अगर आपसे बोला जाए कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ आयरन, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ आयरन, तो आयरन एक एलिमेंट है, एलिमेंट का अगर आप 1 मोल एटम को कंसिडर करते हो तो 1 मोल एटम का वेट कितना होगा? एटॉमिक मास इन ग्राम के इक्वल होगा। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ आयरन इन ग्राम, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना है? 56, तो दिस इज इक्वल टू 56 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम, ठीक है। अगर हम कंसीडर करते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एल्यूमिनियम 27 होता है, 27 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ फास्फोरस 31, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31 है। मीन्स किसी भी एलिमेंट का 1 मोल एटम को कंसीडर करें तो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम, ठीक है। इन जनरल आप ये लिख सकते हो, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है। अब अगर आप मोल को डिफाइन कर रहे हो कंपाउंड के केस में, तो कंपाउंड के केस में क्या है डेफिनेशन? बोला है मोल इज अ कलेक्शन ऑफ, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ molecules
ठीक है, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose total weight in gram is equal to the molecular weight of compound. ठीक है, ये होगी कंपाउंड के केस में मोल की डेफिनेशन। मोल क्या है? मोल है मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन। कितने मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन? जिनका टोटल वेट इन ग्राम उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। जैसे CO2 है, CO2 का अगर 44 ग्राम आपने ले लिया तो वो उसका 1 मोल होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो मास ऑफ 1 mole molecule of a compound, ये आप सिंपली लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड आप लिखते हैं या आप मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लिखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास of compound in gram। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम। तो ये डेफिनेशन आप यूज करोगे। तो अगर हम कंसीडर करते हैं मास ऑफ 1 mole molecule of oxygen 32, और अगर ये लिखा होता मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। 1 मोल एटम अगर लिखा हुआ है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, 1 मोल मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम 4 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम वो भी 4 ग्राम, क्योंकि हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो मोनोएटॉमिक होता है, एक ही एटम होता है मॉलिक्यूल के अंदर, जबकि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होता है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं, जबकि हीलियम के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। तो हीलियम का 1 मोल एटम हीलियम के 1 मोल मॉलिक्यूल के इक्वल है। समझा है? तो फॉर मोनोटॉमिक गैसेस 1 मोल एटम इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, बट डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए बात होल्ड नहीं करती। ठीक है, इसको लिख लो। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, नोट में लिखो, नोट में, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस 1 mole atom is equal to 1 mole molecule। However, for polyatomic gases, for polyatomic elementary gases, 1 mole molecule is equal to n mole atom। 1 mole molecule is equal to n mole atom, where n is number of atom, n is number of atom present in 1 molecule of elementary gas, where n is number of atom present in 1 molecule of elementary gas। ठीक है, तो आप बोल सकते जैसे आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है,
1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, तो आप क्या बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू 3 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 3 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंटेन्स 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 2 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, 1 मोल एटम ऑफ आयरन. वैसे आयरन मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता. ठीक है. जितने भी मेटल है ना वो हमेशा एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट. मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 17 ग्राम. मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम. ठीक है. तो कंपाउंड को कंसीडर करोगे, कंपाउंड के 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल. ऐसे ही आप तीसरी डिफिनेशन समझ सकते हो. तीसरी डिफिनेशन क्या होगी, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ आयंस हुज टोटल वेट इन ग्राम इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ आयन. व्हाट इज फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट सिर्फ आयंस के लिए डिफाइंड होते हैं. फॉर्मूला वेट ऑफ अमोनिया अगर कहीं पे लिखा हो तो बोलो क्वेश्चन एब्सर्ड है, कोई आंसर नहीं. एक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला वेट डिफाइंड नहीं होता. फॉर्मूला वेट किसके लिए डिफाइंड होता है, आयंस. आयंस क्या होते हैं, आयंस एक मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंटेड पार्ट होते हैं. एक मॉलिक्यूल को तोड़ करके आपने आयंस बनाए. समझ में, आयंस आर फ्रैगमेंटेड पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल. जब वो मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट डिफाइंड होता, जब वो एटम होता तो एटॉमिक वेट डिफाइंड होता. वो न तो एटम है और नहीं वो मॉलिक्यूल है, वो है क्या, वो मॉलिक्यूल का टूटा हुआ पार्ट है. अगर वो मॉलिक्यूल का फ्रैगमेंटेड पार्ट है तो फ्रैगमेंटेड पार्ट के लिए एक नया टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला वेट. जो आयन का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग वेट इज फॉर्मूला वेट. समझना है, तो नहीं समझना है. अरे भाई जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप एक मॉलिक्यूल बोलोगे, आपने उसको तोड़ दिया, कैल्शियम आयन अलग कर दिया, कार्बोनेट आयन अलग कर दिया. अब वो है क्या, वो एक मॉलिक्यूल का फ्रैगमेंटेड पार्ट है. अब उस फ्रैगमेंटेड पार्ट का वेट के लिए हम क्या डिफाइन करें, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला ऑफ आयन के करस्पॉन्डिंग वेट. ठीक है. तो फॉर्मूला वेट को जरा आप एक बार समझना है. यहां पे जैसे हमें फॉर्मूला वेट निकालना है कार्बोनेट आयन का. ठीक है. कार्बोनेट आयन कैसे बना होगा, एक कार्बन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. 1 कार्बन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम एंड 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब अगर इसका वेट को कंसिडर करें तो ये हो जाना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन. कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन. बट यहां पे अगर ऐसा लिखते हो तो ये गलत है. जब भी कभी हम मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट या फॉर्मूला वेट जैसे टर्म को डिफाइन करते हैं, उनमें कुछ पार्टिकल्स का मास को इंक्लूड नहीं करते. 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिलोंग्स टू 2 कैटेगरीज, लेप्टॉन्स एंड बेरियॉन्स. समझा है, 2 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेप्टॉन्स एंड बेरियॉन्स. तो जो लेप्टॉन्स होते हैं
लेप्टॉन्स को हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास में कंसिडर नहीं करते, सिर्फ बेरियॉन्स को कंसिडर करते हैं। और बेरियॉन्स दो ही एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, मेसॉन में पॉजिटिव मेसॉन, नेगेटिव मेसॉन, हम बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटॉमिक मास में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, तो आप यहां पे एक इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग भी नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बताऊंगा आपको। नोट में लिखना इसको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड इन नेचर, subatomic particles observed in nature are classified into two categories. Number one, leptons, 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 and number two, baryons। ठीक है, लेप्टॉन्स एंड बेरियॉन्स। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, लिखिए, लेप्टॉन्स में दो सब एटॉमिक particles which do not contribute significantly in terms of atomic mass of element, are called leptons। ठीक है, मेनली 14 लेप्टॉन्स नेचर में ऑब्जर्व होते हैं। देखिए, देयर एग्जिस्ट 14 लेप्टॉन्स इन नेचर, and electron is one of them। ठीक है, बेरियॉन्स में लिखो, ठीक है, those subatomic particles which contributes significantly in terms of atomic mass of the element, are called baryons। लिखिए, there exist only two baryons, that is proton and neutron। ठीक है, तो यही वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनको हम एटॉमिक मास में कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला वेट निकालना है कार्बोनेट आयन का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बोलता है दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इस फॉर्मूला वेट को आप वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं। जो चार्ज है ना, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 नेगेटिव हो या 2 पॉजिटिव हो। 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करो या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करो, मास में इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करके एनालिसिस करते हैं। ठीक है,
तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस 3 इंटू 16। ठीक है। अगर हमें निकालना हो फॉर्मूला वेट सल्फेट आयन का, फॉर्मूला वेट ऑफ सल्फेट आयन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 32 प्लस 4 इंटू 16 96। ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है 1 मोल आयन का वेट, मास ऑफ 1 मोल आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ आयन इन ग्राम। मास ऑफ 1 मोल आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ आयन इन ग्राम। तो अगर जैसे हम बोल रहे हैं मास ऑफ 1 मोल कार्बोनेट आयन, मास ऑफ 1 मोल कार्बोनेट आयन कितना होगा, फॉर्मूला वेट इन ग्राम। मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन कितना हो जाएगा 17 पे। मास ऑफ 1 मोल सल्फेट आयन 96 पे। क्लियर है? कोई डेफिनेशन नहीं, बस ऐसे बोलते हैं कि किसी भी आयनिक फॉर्मूला में, ठीक है, किसी भी आयनिक फॉर्मूला में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके एटॉमिक मास का सम इस फॉर्मूला में। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई मोल की। अब देखो मैं मोल का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं अलग अलग केसेस में। मोल पे बेस्ड जो कैलकुलेशन हमें करने, वो कैलकुलेशन हम इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके करेंगे। नंबर 1, मोल इन केस ऑफ एलिमेंट। लिखोगे नंबर ऑफ मोल और ग्राम मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल और ग्राम मोल और ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। मोल, ग्राम एटम, ये तीनों टर्म क्या है, सिनोनिमस टर्म्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल और ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, amount of element in gram divided by atomic weight of element। देखो केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स में मास और वेट में बहुत डिफरेंस है। मास m, वेट mg, समझा है? बट केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट तो दोनों को हम यूजुअली यूज करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेट है तो g वाला फैक्टर कंसीडर करेंगे और मास है तो g वाला फैक्टर नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एटॉमिक मास यूज करो या एटॉमिक वेट यूज करो, मॉलिक्यूलर मास यूज करो या मॉलिक्यूलर वेट यूज करो, टर्म सेम है। तो नंबर ऑफ मोल और ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। डिफिनेशन कहां से आई, आपने देखा एटॉमिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 बाई ए मोल, है कि नहीं? यूनिटरी मेथड को यूज करो, ए ग्राम, ए यानी कि एटॉमिक मास, ए ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 बाई ए मोल, तो W ग्राम इज इक्वल टू W बाई ए मोल।
तो W क्या है? अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, और A क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। क्लियर है? आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, number of atom of element divided by Avogadro number। अगर आपसे बोले कि ऑक्सीजन का 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन के 8 ग्राम में कितने मोल ऑफ एटम होंगे, ठीक है, अगर ये पूछा जाता है तो आप बोलोगे 8 अपॉन 16। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 8, नहीं, वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, तो 8/16 यानी कि 1/2 मोल। समझ में आया? अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, एक मोल में कितने एटम है? 6.022 इंटू 10^23, तो 8 ग्राम के करस्पॉन्डिंग हाफ मोल है। 8 ग्राम में कितने मोल है? हाफ मोल है ना, तो हाफ मोल एटम मींस हाफ इंटू 6.022 इंटू 10^23। अभी बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है? 2 क्लास तक अब एप्लीकेशन ही चलेगा, टेंशन मत लो। बस आज जितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा हूं, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया भाई? अब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि एक एलिमेंट के इतने एटम है, उसका वेट बताओ। 10⁻20 एटम ऑक्सीजन का है, उसका वेट कितना होगा? तो आप देखो, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट गिवन है 10⁻20। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है ना। आपको अमाउंट निकालना है एलिमेंट का, ठीक है? एटॉमिक वेट एलिमेंट का पता होगा, एटॉमिक वेट पता है, एवोगैड्रो नंबर पता है, नंबर ऑफ एटम पता है, तो ये अननोन है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर। या एलिमेंट का अमाउंट दे देंगे, आपसे बोलेंगे उसके नंबर ऑफ एटम बताओ, तो ये पूरी क्वांटिटी आपको पता है, इसमें ये नहीं पता, एवोगैड्रो नंबर पता है, नंबर ऑफ एटम निकाल लो। नंबर ऑफ एटम गिवन है, आपसे बोलेंगे कितना मोल होगा, या अमाउंट गिवन होगा, बोलेंगे कितना मोल होगा। तो बस इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब आप नोट करो, मोल इन केस ऑफ कंपाउंड। देखो भाई, कंपाउंड के केस में आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल और ग्राम मोल, और क्या ग्राम एटम लिख सकते हो? कंपाउंड के लिए क्या ग्राम एटम लिख सकते हो? अरे भाई, कंपाउंड का एटम होता है क्या? CO2 एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है ना। तो ग्राम एटम कंपाउंड के लिए डिफाइंड नहीं होगा, कंपाउंड के लिए होगा ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है? नंबर ऑफ मोल और ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंपाउंड in gram divided by molecular weight of compound। अब देखो, यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है
कि जो अमाउंट हम टर्म यूज कर रहे हैं, अमाउंट की यूनिट के अकॉर्डिंग इधर की यूनिट डिसाइडेड होगी। जैसे अगर हम अमाउंट को ग्राम में ले रहे हैं तो ये ग्राम मोल है, अगर इसको किलोग्राम में कंसिडर करते तो ये किलो मोल बन जाता है, अगर हम इसको पाउंड्स के टर्म्स में कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पाउंडल मोल हो जाता है। तो जो अमाउंट की यूनिट है उसी के अकॉर्डिंग मोल की यूनिट भी डिफाइंड होगी। वैसे यूजुअली मोल का मतलब क्या होता है, ग्राम मोल। अगर हम कहीं पे मोल बोल रहे हैं तो मोल का मतलब ग्राम मोल, और ग्राम मोल के केस में अमाउंट हमेशा ग्राम में आएगा। बट अगर हम किलो मोल की बात कर रहे हैं तो अमाउंट किलोग्राम में आएगा। जैसे 1 किलो मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, 16 किलोग्राम। 1 किलो मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 किलोग्राम। 1 ग्राम मोल या 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। 1 पाउंडल मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 पाउंड्स। सो मैं आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, number of molecule of compound divided by Avogadro number। और एक रिजल्ट आप यहां पे और यूज कर सकते हो, बट दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस कंपाउंड। ठीक है, सिर्फ गैसियस कंपाउंड के केस में आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि 22.4 लीटर एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, 22.4 लीटर एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 22.4 मोल। तो V लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन 22.4 मोल एट एसटीपी। ठीक है, V यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एंड 22.4 स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी यूज हो सकता है, बट किसके लिए, ओनली फॉर ऐसे बोल रहा है जैसे गैस निकल जा रही है। तो यहां पे प्रॉब्लम की वैरायटी और ज्यादा होगी। कंपाउंड के केस में प्रॉब्लम्स में वैरायटी और ज्यादा होगी। जैसे वॉल्यूम दे करके आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, वॉल्यूम दे करके आपसे अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, या अमाउंट के बेसिस पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप यहां पे ज्यादा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को देखोगे। थर्ड केस लिखिए, मोल इन केस ऑफ आयंस। नंबर ऑफ मोल और ग्राम मोल और ग्राम आयन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ आयन इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ आयन। And this is equal to number of ion upon Avogadro number। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, कैसे आप प्रोसीड करोगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको अप्रोच बताता हूं मोल पे बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आप एक हाइपोथेटिकल सिटी में हो जहां पे एक प्लेस है जो हर्ट प्लेस है उस सिटी का। मींस अगर आप उस सिटी के किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाना चाहते हो तो आपको उस प्लेस से जरूर पास करना होता है। मान लो एक चौक को हमने डिफाइन किया, मोल चौक। ये मोल चौक है, ठीक है, गोल मोल चौक। ठीक है भाई, गोल मोल चौक है। हम इस सिटी के एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं। हमें इस प्लेस से किसी और प्लेस को जाना है, बट हमें पता नहीं कि कहां जाना है। मतलब ये पता है कहां जाना है, बट कैसे जाना है वो पता नहीं, ठीक है, पाथ का पता नहीं। बट किसी ने हमें बताया कि इस सिटी में एक ऐसा प्लेस है जहां पे अगर आप जाओगे तो हर जगह का रास्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है। मान लो कि हम इस पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करते हैं, इसको बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ गैस। हम इस प्लेस को बिलोंग करते हैं और हमें जाना है वॉल्यूम ऑफ गैस तक। अमाउंट ऑफ गैस को हम बिलोंग करते हैं और हमें वॉल्यूम ऑफ गैस तक जाना है। और वॉल्यूम ऑफ गैस अगर मान लो यहां पे लाई करता है, हमने जब यहां से मूव करना स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता कि वॉल्यूम ऑफ गैस इधर लाई करता है, बट हमें पता है कि इस चौक तक जरूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अमाउंट ऑफ गैस से मूव करके मोल चौक पे पहुंच गए। अब फिर मोल चौक पे डायरेक्शन वहां से हमें पता चल गई कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस को अगर जाना है तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके वॉल्यूम ऑफ गैस तक पहुंच गए। मींस मोल हमें डायरेक्ट करता है कि हमें किधर जाना है। कॉन्सेप्ट यह है कि केमिस्ट्री में कोई भी क्वांटिटी अगर गिवन है, उस क्वांटिटी को अगर आपको किसी और क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो उस बीच में पहला कन्वर्जन मोल का होगा। पहले आप उस क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद मोल के थ्रू रिक्वायर्ड क्वांटिटी तक आप पहुंचोगे। यही है स्ट्रेटजी जिसके थ्रू हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। आप जरा एक क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of carbon dioxide. Calculate the number of molecules of carbon dioxide present in 11.2 liter of its sample at STP. 11.2 liter of its sample at STP. अब देखो आप कैसे प्रोसीड करोगे। नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी जो सिखा रहा हूं बस खाली उसी तरीके से प्रोसीड करो। वो तो मुझे पता है कि आंसर आपको आप बता दो। देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये गिवन है। कितना गिवन है ये? फर्स्ट कन्वर्जन क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या यूज किया? वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, तो ये वैल्यू क्या आ गई? हाफ मोल।
क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आ गया। अब इसके बाद आप आगे प्रोसीड करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है 1 मोल में आवेगा 2 नंबर, तो हाफ मोल में हाफ इंटू आवेगा 2 नंबर, ठीक है? हाफ इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आंसर क्या आया? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है? तो हमने पहले उस क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट किया, फिर मोल से रिक्वायर्ड कन्वर्जन किया। ये है अप्रोच। ठीक है? एक और क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, calculate the total number of atoms present in 5.6 liter of sulfur trioxide gas at STP। SO3 गैस का 5.6 लीटर गिवन है, उसमें कितने एटम्स होंगे बताओ? वन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ SO3 एट STP गिवन है, इससे क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 कैलकुलेट करोगे, फिर इससे क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है? और फिर उसके बाद यहां से आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ एटम। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखो तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 कंटेन्स 4 एटम्स, 1 सल्फर एटम, 3 ऑक्सीजन एटम। 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 4, मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। भाई SO3 का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 4। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम। लिखिए, कैलकुलेट the total number of valence electron, calculate the total number of valence electron present in 32 gram of sulfate ion, 32 gram of sulfate ion SO4 2 negative।
अब आपको असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको डे 1 जो असाइनमेंट है उसको सबमिट करना होगा। $1024 तुमने 1 मोल को पूरा गोल कर दिया, कमाल है भाई। अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फेट आयन क्या हो जाएगा? वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। सल्फेट आयन का फॉर्मूला वेट कितना है? 96। टोटल नंबर ऑफ सल्फेट आयन क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाई अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23। इतना अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 10⁻23। अब आप निकाल लो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो अब आपको इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप सल्फेट आयन को कंसीडर करते हो, सल्फेट आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये 2 नेगेटिव यानी कि +2। कितना आ गया? 32, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 32, 6.4 इंटू 10⁻24। एक और क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, CORE, कोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। 45 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे भाई 1/3 मोल है, 1 मोल में कितने आयन होंगे? एवोगैड्रो नंबर। तो 1/3 मोल में 1/3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को हमने अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ।
क्या पूछ रहे भाई? 96 इज फॉर्मूला वेट। 1 मोल आयन का वेट कितना होता है? अच्छा, अभी क्लास चल रही है और आज की क्लास में डिस्कस इंफॉर्मेशन को आप बोलो पता नहीं। अच्छा, एटॉमिक मास। एटम की बात कर रहे हैं या आयन की बात कर रहे हैं? फॉर्मूला वेट ऑफ आयन इन ग्राम। तो फॉर्मूला वेट कितना होगा सल्फेट आयन का? सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 32 होता है। बहुत कैजुअली वर्क कर रहे हो आप और फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आप इन्वॉल्व होकर के काम नहीं करते हो, आपका कंसंट्रेशन इधर उधर रहता है। ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, आप अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाओ और थोड़ा अटेंटिव होकर के काम करो। कैजुअली अगर आप वर्क करोगे तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ ही याद नहीं रहेगा। 36 इंटू यानी कि 3.6 इंटू 10^24। भाई देखो प्रॉब्लम में क्या गिवन है? प्रॉब्लम में गिवन है अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयन। ये गिवन है। अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयन कितना है? अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयन कितना है प्रॉब्लम में? 45 ग्राम। आप खड़े जाओ। अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोनेट आयन। कितना होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोनेट आयन कितना होगा? आयंस के केस में नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन वेट या वेट अपॉन मोलर मास? मतलब दोनों ठीक है? क्या ठीक है? मोलर मास अपॉन वेट सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप दोनों वहां से उठो, चलो इधर आओ, या फर्स्ट बेंच पे बैठो। आप आगे से यही पोजीशन आपके लिए अलॉटेड है। इसको बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। टीचर से जितना दूर जाओगे ना, टीचर का जो इफेक्ट है वो उतना कम फील होगा आपको। ये बात समझ में आ रही है नहीं? टीचर से जितना दूर जाओगे आपको टीचर का इफेक्ट उतना कम फील होगा। टीचर कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है? टीचर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। वो नॉलेज का जो गेन है ना, वो गेन कम हो जाएगा, और वो कम हो गया तो फिर क्या होगा समझ सकते हो। इसलिए कभी टीचर से दूर मत भागो, टीचर को फेस करो, नहीं तो फटीचर बन जाओगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोनेट आयन कितना होगा? वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। कितना हो गया फॉर्मूला वेट? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 मोल। अगला स्टेप, खड़े जाओ, खड़े जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नंबर ऑफ मोल निकाल लिया।
अच्छा, निकालना क्या है हमें अल्टीमेटली? कोर इलेक्ट्रॉन निकालना। हाँ ठीक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अभी कैसे निकालोगे भाई? अरे नंबर ऑफ मोल निकाला है कार्बोनेट आयन का, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन निकालो। अगला कैलकुलेशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन कितना हो जाएगा बताओ? वन मोल में कितने आयन होते हैं? वन मोल में कितने आयन्स? वैसे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं इस क्लास में किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा वो आंसर देगा, आपको छोड़कर, आप दोनों को छोड़कर। बिकॉज आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो बल्ब जैसे, कभी पावर सप्लाई है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। वो 2-2 मिनट पे जो कंसंट्रेशन आपका आता जाता रहता है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अपना जो सिटिंग हैबिट है उसको बढ़ाओ और फोकस करो, अपनी एनर्जी जो आपने फैला रखी है चारों तरफ उसको समेटो और एक जगह पे उसको कंसंट्रेट करो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। ये साइंस हम पढ़ रहे हैं, साइंस बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, बट उसके लिए उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन कितना हो जाएगा? बोलते हैं 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर, तो 3/4 मोल में कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 3/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू कितनी होगी? 4.5 इंटू 10⁻23। अब अगला कैलकुलेशन होगा टोटल नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उससे पहले आपको यह निकालना पड़ेगा कि एक आयन में कितने कोर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन इन वन आयन। पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, फिर उससे आप टोटल नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो कार्बोनेट आयन को अगर आप कंसीडर करो, कार्बोनेट आयन में पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, तो एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, 8 इंटू 3 + 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 32। समझ आया नहीं? ये वैल्यू 32 है। अब आप ये निकालो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनेट आयन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6 इंटू 3 + 2। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहा हूं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, 4 + 6 इंटू 3 + 2। तो ये वैल्यू हो गई 24। तो 32 - 24, 8 कोर इलेक्ट्रॉन होंगे पर कार्बोनेट आयन। ठीक है, 1 कार्बोनेट आयन कंटेन्स 8 कोर इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, कितनी आ गई ये वैल्यू? कितना? चलो DPP1 निकालो, Day 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, देखो इसके लिए आप एक अलग कॉपी या कुछ प्लेन पेपर्स को यूज करो, ठीक है, उनमें प्रॉपरली सॉल्व करो और उसको सबमिट करते जाओ। फिर जब यहां से वो चेक होकर के आपको वापस मिलती है तो एक फाइल के अंदर उसको सिस्टमेटिकली रखो। मैथमेटिक्स में आपको सर ने बताया होगा कैसे मैनेज करना है, एग्जैक्टली वही चीज आपको केमिस्ट्री में भी फॉलो करनी है। दोनों है। कुछ क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होंगे, जो प्रॉब्लम क्लास में नहीं डिस्कस होगी वो आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। गुड, वेरी गुड। लीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया, कितना है? 6.02 इंटू 10^22, सही है। तो उस प्रॉब्लम में वेट ऑफ सुक्रोज गिवन है 34.2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 342 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करना है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.02 इंटू 10^23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां से आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10^22। सेकेंड पार्ट पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? 1 लीटर ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, वही 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है।
तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, तो ये वैल्यू क्या है 1 लीटर। मास ऑफ वाटर निकाल लो। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो 1 लीटर का मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर मिल गया। अब आप यहां से कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000/18। ठीक है, 1000/18 मोल। और फिर इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा 1000/18 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे। 1 ड्रॉप का वेट गिवन है 0.05 ग्राम। ठीक है, जरा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है प्रॉब्लम में, अमाउंट ऑफ नाइट्राइड आयन गिवन है, नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव, और आपको क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करो। एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में ही आंसर आ रहा है। वेट ऑफ नाइट्राइड आयन गिवन है 4.2 ग्राम। यहां से कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्राइड आयन। आयन है तो फॉर्मूला वेट, नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला वेट 14 होगा एटॉमिक वेट के इक्वल, तो 4.2/14 0.3 मोल। नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन यहां से कैलकुलेट करो, तो नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन हो जाएगा 0.3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब एक नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5। 3 नेगेटिव है यहां पे, तो 3 नेगेटिव का मतलब +3 इलेक्ट्रॉन और कंसीडर करोगे वैलेंस शेल में।
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना पर नाइट्राइड है, बोलो 5 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 3 इलेक्ट्रॉन और हमने ऐड किया तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप यहां से कैलकुलेट करो। तो 0.3 Na मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो जाएगा 2.4 Na। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑक्साइड का मतलब है O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन मीन्स O, ऑक्सीजन एटम या O2 मॉलिक्यूल। दिस इज ऑक्साइड, ऑक्सीजन एटम तो O, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो O2। Day 1 complete। कैसे कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर आयन, इसका मतलब क्या है? देखो अगर हम जैसे आयनिक चार्ज की बात करो, क्या बोल रहे हो? आयनिक चार्ज का मतलब अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन गेन, बाहर से मिला उतना इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव है तो उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, जैसे अमोनियम आयन है तो नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। और अगर कार्बोनेट आयन है तो कार्बन और ऑक्सीजन में कुल मिलाकर के जो टोटल इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? नहीं, ये गलत बात है। आप क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो सिर्फ मेरे से पूछोगे, ठीक है? $786 बाई कैलकुलेट करो। आई थिंक आप आंसर के करीब हो। चलेगा, वो डिपेंड कर रहा है कि आप अप्रोक्सीमेशन कितना यूज कर रहे हैं। देना जरा। देखो इस प्रॉब्लम में बोल रहा है अ रेगुलर क्यूब ऑफ मेटल मेजर्स एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर ऑन एज and has density 7.86 gram per centimeter cube.
If the cube contains 8.4 into 10 to the power 25 atoms of the metal, determine atomic weight of the metal. हमें उस मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है। सबसे पहले आप ये निकाल लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है। तो मास ऑफ क्यूब निकाल लो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 इंटू 7.86 7 कोई बात नहीं। 1 cubic centimeter is equal to 1 milliliter. 1 cubic centimeter is equal to 1 milliliter. तो 7860 ग्राम। ठीक है। तो ये मास ऑफ क्यूब हो गया। दिस अमाउंट ऑफ मेटल कंटेन्स कितने एटम्स 8.4 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मेटल, ये क्यूब मेटल से बना है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मेटल प्रेजेंट इन क्यूब इज इक्वल टू 7860 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। बोलो भाई क्या होगा 7860 उसका वेट हो गया डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 8.4 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ले सकते। ठीक है। तो अननोन यहां पे क्या है एटॉमिक मास, वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। वन ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। मीन्स बड़ी गरीबी है यूनिट्स को लेकर के। क्यों भाई सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर क्या रिटर्न है। हाँ तो अलग अलग कैलकुलेट करना है। कितना ग्राम CO2 का बचा है, कितना मोल CO2 का बचा है, दो पार्ट है।
इक्वेशन में क्या गिवन है, क्या गिवन? तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या सोचा है? अगर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लेफ्ट कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? पढ़ रहा है? अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कैसे प्रोसीड करेंगे आप बताओ? नंबर ऑफ मोल्स कौन सा निकालेंगे? कौन सा, स्टार्ट वाला या रिमूव वाला, क्या निकालेंगे? पहले स्टार्टिंग मोल निकाल दिया, फिर जितना मोल रिमूव हुआ वो निकाल दिया, फिर स्टार्टिंग वाला निकाल लिया, जितना मोल रिमूव हुआ वो निकाल लिया, फिर क्या निकालेंगे? अरे भाई आपके पास 1000 रुपीज है, 500 रुपए खर्च हो गए, आपसे पूछा जा रहा है कितने बचे हैं? 500 बचे हैं। कैसे किया? जितना स्टार्ट में था माइनस जितना कंज्यूम हो गया तो उसे बचा हुआ। ये सिंपल सी अरिथमेटिक है, इसमें दिमाग क्या लगाना है? ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है फटाफट। चलो शुरू हो जाओ। जैसे ही ना पैसे के टर्म्स में बात होती सब समझ में आ जाता है फटाफट। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 टेकन इनिशियली। तो क्या गिवन है इसका? 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 0.2 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो 0.2 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना है? 44। तो इतना मोल स्टार्ट में गिवन है। इसको आप लिख सकते हो 1/220। ठीक है, 1/220 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 रिमूव्ड, क्या हो जाएगा? कितने मॉलिक्यूल रिमूव किए? 10⁻21। कितने मोल होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है और नंबर ऑफ मोल निकालना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप इसको लिख सकते हो 1/602। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लेफ्ट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 टेकन इनिशियली माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 रिमूव्ड। अब ये कैलकुलेट आप ही को करना है। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ CO2 लेफ्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ CO2 लेफ्ट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लेफ्ट आपको पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। तो वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ है?
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लेफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, कितने ग्राम। बस फटाफट कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। समझ में आया? तो डे 1 कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में।